हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। और आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं बीएचयू का, जो हम एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे थे 2012 का, उसका पार्ट 8 में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 से 80 तक। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो सारे क्वेश्चन हैं, ये 10 क्वेश्चन पूरे के पूरे आपके इकोलॉजी से आया हुआ है। ठीक है, इकोलॉजी एक ऐसा पार्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे समझाने वाली चीज़ें कम है। मतलब एक बार तो आपको उस टॉपिक पे पढ़ना होगा, अच्छे से समझना होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन अ हारमोनियस बैलेंस इन एन इकोसिस्टम कंस्टिट्यूट अ। कह रहा है अगर ऑर्गेनिज्म है, मतलब किसी जगह पे हैं जो एक इकोसिस्टम बनाते हैं और बैलेंस्ड हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म, और वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ के हैं, तो हम इस ऐसे को क्या बोलेंगे? कम्युनिटी बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे, बायोस्फीयर बोलेंगे, या बायोम बोलेंगे? तो सबसे बड़ी चीज़ है, पॉपुलेशन तो होगा नहीं। पॉपुलेशन जो होता है सेम स्पीसीज़ के बहुत बहुत सारे इंडिविजुअल के ग्रुप को क्या बोलते हैं? हम पॉपुलेशन बोलते हैं। कम्युनिटी बोलते हैं जब डिफरेंट स्पीशीज़ हो एक इकोसिस्टम में जहाँ पे रहते हैं, उनको कम्युनिटी बोलेंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर फर्स्ट ये होगा, कम्युनिटी। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्पीसीज़ के जो बिलोंग करते हैं, एक जगह पे रहते हैं हारमोनियस बैलेंस में, जो एक इकोसिस्टम बनाते हैं, उनको कम्युनिटी बोला जाता है। अब जो दो टर्म और है यहाँ पे, बायोस्फीयर और बायोम, दोनों बड़े टर्म्स हैं। ठीक है, अगर आप हायरार्की पढ़ेंगे, जैसे स्पीसीज से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, और फिर बायोम, फिर लास्ट में आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर सबसे बड़ा टर्म है। ये हमारे पृथ्वी पर हर तरीके के लिविंग, नॉन लिविंग, पूरा मिला के, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, सब मिला के जो चीज़ होता है उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। अब जो बायोम है, यहाँ पे बायोम जो है, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सवानास, डिजर्ट, टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट, टाइगा या टुंड्रा। ये जो हैं पृथ्वी पर, हमारे अर्थ पे बहुत सारे जगह हैं ऐसे जहाँ पे सेम टाइप के स्पीसीज़, मोर और लेस लगभग सेम टाइप के स्पीसीज़ रहते हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन जो रहता है सेम रहता है। तो ऐसी जगह को हम बायोम कहते हैं। जैसे आप टुंड्रा बोल लीजिए, तो टुंड्रा जो है एक ही तरह का क्लाइमेट होगा, उसी तरीके का वहाँ पे अडाप्टेड स्पीसीज़ रहेंगी, और वो अलग अलग जगह पे पृथ्वी पर हो सकती हैं, तो उन्हें हम बायोम कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? कम्युनिटी। अगर आप इकोलॉजी पढ़ेंगे तो ये हायरार्की ज़रूर पढ़िएगा कि उनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, कैसे पॉपुलेशन कम्युनिटी बनाता है, कैसे कम्युनिटीज़ जहाँ पे रहते हैं, इकोसिस्टम को क्या कहलाता है, बायोम, बायोस्फीयर, जो सारे टर्म्स हैं। इकोलॉजी जो है पूरा टर्म से भरा हुआ है। जितना आप समझेंगे उतना आपको अच्छे से और समझ में आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? कह रहा है इसमें से कौन सा इक्वेशन है जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बीच में सही सही रिलेशनशिप बताता है? तो यहाँ पे 4 आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन है इसका थर्ड वाला, एनपीपी जो है वो इक्वल होता है जीपीपी माइनस प्लांट रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, प्रोड्यूसर्स यहाँ पे आते हैं, मतलब प्लांट्स, एनिमल की बात हम नहीं करते हैं। जो प्रोडक्टिविटी होती है हम प्लांट का देखते हैं। और जो जैसे जो प्लांट है, जब वो फोटोसिंथेसिस करता है, अपना खाना बनाता है खुद से, तो पहले तो ओवरऑल बताया जाता है कि वो पूरा कितना खाना बनाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन सारा का सारा जो खाना बनाता है वो तो मतलब उसको भी तो चाहिए कुछ एनर्जी। तो जो प्लांट रेस्पिरेशन करता है, तो उसमें जो लॉस हो जाता है, उसके बाद जो प्रोडक्टिविटी बचती है, उसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो यही डिफिनेशन है और यही रिलेशन भी है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से। तो मतलब ओवरऑल, ग्रॉस को मतलब ओवरऑल हो गया, और वहाँ पे जब हम प्लांट का रेस्पिरेशन निकाल देते हैं तब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म
procuring their food in the same general way of irrespective of their size are said to belong to। कह रहा है कुछ ग्रुप के ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना जो खाना होता है वो क्या करते हैं, सेम, उनका मतलब खाना लेने का तरीका जो है सेम ही है, और ये जो है उसका रिलेशन उसके साइज से नहीं है कि वो ऑर्गेनिज्म कितना बड़ा है। तो वो क्या कहते हैं, मतलब किससे बिलोंग करते हैं, सेम पिरामिड से, डिफरेंट फूड वेब से, सेम बायोजियोकेमिकल साइकिल से, या सेम ट्रॉफिक लेवल से। तो सेकंड वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो सेम ही तरीके से अपना फूड लेने का उनका तरीका है, तो वो इसी तीनों में से किसी कोई ना कोई होगा। अब पिरामिड अलग चीज़ है, सेम पिरामिड अलग चीज़ है, बायोजियोकेमिकल अलग चीज़ है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की बात नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब इसमें बायोजियोकेमिकल साइकिल वाले में यहाँ पे हम न्यूट्रिएंट साइकिलिंग की बात करते हैं। ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप है यहाँ पे, हम एक्चुअली इसका आंसर होगा सेम ट्रॉफिक लेवल। जो सेम ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये सब ट्रॉफिक लेवल हो गए। जैसे प्रोड्यूसर्स हैं तो वो प्रोड्यूसर एक ट्रॉफिक लेवल हुआ। तो यहाँ के प्रोड्यूसर के जो प्रोड्यूसर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो फूड लेने का या देने का तरीका होता है सेम होता है, तो उन्हें हम कहते हैं वो सेम ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। इट इज़ मोर एक्यूरेट टू डिफाइन द बायोस्फीयर एज ग्लोबल इकोसिस्टम दैन एज ग्लोबल कम्युनिटी बिकॉज द बायोस्फीयर इंक्लूड। कह रहा है अभी हमने बताया आपको बायोस्फीयर के बारे में, फिर से बायोस्फीयर के बारे में ही क्वेश्चन आया हुआ है। पूछ रहा है कि हम बायोस्फीयर को ग्लोबल कम्युनिटी क्यों नहीं बोलते, ठीक है, ग्लोबल इकोसिस्टम क्यों बोलते हैं। क्योंकि देखिए कम्युनिटी में अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको अभी बताया कम्युनिटी मतलब ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को, अलग अलग स्पीसीज़ के ग्रुप को कम्युनिटी बोलते हैं। वहाँ पे हमने नॉन लिविंग्स की बात नहीं की है, लेकिन जब बायोस्फीयर का बात आता है तो वहाँ पे लिविंग नॉन लिविंग सब कुछ आता है। तो इसीलिए जो बायोस्फीयर है हम उनको ग्लोबल कम्युनिटी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्लोबल इकोसिस्टम, क्योंकि इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग सिस्टम दोनों होता है, और यही इसका करेक्ट ऑप्शन भी है, बिकॉज बोथ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज इन रीसेंट टाइम। कह रहे रीसेंट टाइम में कौन सा इसमें से फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है स्पीशीज एक्सटेंशन करने के लिए। तो चार ऑप्शन है यहाँ पे, पोल्यूशन, लॉस ऑफ हैबिटेट, ओवर हंटिंग और क्लाइमेट चेंज। तो मैं आपको बता दूं वैसे तो सारे चीज़ें आती है स्पीसीज़ के एक्सटिंक्शन में, लेकिन जो आपका ये लॉस ऑफ हैबिटेट है ये रीसेंट टाइम में बहुत बढ़ गया है, और ये एक मेजर फैक्टर है स्पीसीज़ के एक्सटिंक्शन में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। द बेस्ट मेथड टू चेक सॉइल इरोजन इज। कह रहा है अगर हमें सॉइल इरोजन को चेक करना है, मतलब रोकना है, तो इन चारों में से कौन सा सबसे बेस्ट मेथड होगा। कंटूर फार्मिंग, गली रिक्लेमेशन, विंड ब्रेक्स या वेजिटेशन सॉइल कवर। तो कंटूर फार्मिंग आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश में है, शायद आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। कंटूर फार्मिंग बोलते हैं जो सीढ़ीदार खेत होता है वो जो बनाते हैं, क्या वो बेस्ट मेथड है सॉइल इरोजन को चेक करने का। दूसरा गली रिक्लेमेशन का मतलब है जहाँ से आपने देखा बहुत जब पानी भर जाता है लगातार जाते जाते वो मिट्टी काटता हुआ रहता है, तो क्या होता है मिट्टी काटते काटते वो वहाँ पे वो बना देता है, जगह बना देता है, तो उसको क्या भर के रोका जा सकता है। ये भी बेस्ट मेथड नहीं है, वैसे सॉइल इरोजन को रोकने के लिए ये सब मेथड्स हैं, पर बेस्ट मेथड अब सेकेंड थर्ड आ गया विंड ब्रेक। विंड ब्रेक में हम क्या करते हैं, प्लांट्स का एक दो वहाँ पे सीक्वेंस में प्लांट्स हम लगा देते हैं, तो जो हवा आती है तेज़ी से वो सॉइल को, क्योंकि एयर भी रिस्पॉन्सिबल है, ड्राई एयर वो सॉइल को इरोज करती है, लेकिन ये भी एक बेस्ट मेथड नहीं है। सबसे बेस्ट मेथड क्या है इसमें कि हम सॉइल को कवर कर दें वेजिटेशन से। आपको बोला जाता है पेड़ पौधे हमेशा लगे रहने चाहिए, तो वहाँ पे सॉइल इरोजन कम होता है। तो चारों में से ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारा कि वेजिटेशन सॉइल कवर रहे। क्वेश्चन नंबर 77, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ फिजियोलॉजिकल ड्राई सॉइल इज। अब कह रहा है इसमें से फिजियोलॉजिकल ड्राई सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। आपको ध्यान में रखना है जो सॉइल होता है वो दो टाइप से ड्राई होता है, एक फिजिकल, एक फिजियोलॉजिकल। देखिए फिजिकल अलग चीज़ है। फिजिकल का मतलब अगर कोई सॉइल ड्राई होती है,
फिजिकली, दैट मीन्स वाटर वहाँ पे एब्सेंट है इसलिए सॉइल आपका ड्राई हुआ है। लेकिन फिजियोलॉजिकली मीन्स वाटर तो है लेकिन जो सॉइल है वहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ है जो मतलब जैसे प्लांट है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए मेजर रिस्पॉन्सिबल है कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट इज़ हायर इन सॉइल वाटर। क्योंकि साल्ट का जो कंसंट्रेशन होता है वो सॉइल वाटर में बहुत ज़्यादा होगा। ऐसे में क्या होगा, ये फिजियोलॉजिकल ड्राई सॉइल बोलेंगे प्लांट के लिए, क्योंकि प्लांट वैसे में जब कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा साल्ट का तो पानी जाने में वहाँ पे दिक्कत होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, टाइटली हेल्ड वाटर इन अ थिन फिल्म बाय द सॉइल पार्टिकल इज नोन एज। अब कह रहा है टाइटली हेल्ड वाटर रहता है सॉइल पार्टिकल से, उसको हम क्या बोलते हैं? रेन वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर या कैपिलरी वाटर। तो रेन वाटर तो अलग चीज़ है, जो बारिश से पानी गिरे उसे रेन वाटर बोलेंगे। ग्रेविटेशनल वाटर उसे बोलते हैं पानी गिरा ज़मीन पे उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे चला जाता है ज़मीन के अंदर। थर्ड, हाइग्रोस्कोपिक वाटर इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यही जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है ये वो वाटर का अमाउंट होता है जो सॉइल से टाइटली चिपके रहते हैं, ना वो नीचे जाते हैं ना वो बह जाते हैं ना तो प्लांट उन्हें एब्जॉर्व कर सकता है, क्योंकि ये टाइटली हेल्ड रहते हैं सॉइल पार्टिकल से। कैपिलरी वाटर वो है जो प्लांट यूज़ कर सकते हैं, सॉइल के जो पोर होते हैं उसमें जो फंसे हुए वाटर रहते हैं उसको प्लांट यूज़ कर लेता है, तो वो कैपिलरी वाटर होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हाइग्रोस्कोपिक वाटर। क्वेश्चन नंबर 79, इडाफिक फैक्टर्स आर रिलेटेड टू। इडाफिक फैक्टर जो होता है किससे रिलेटेड है? टेम्परेचर से, सॉइल से, मैन से, एनिमल से। हमेशा याद रखिए सॉइल से ही इडाफिक अगर बोला जाए, इडाफिक फैक्टर मतलब सॉइल के फैक्टर्स की बात हो रही है, तो ये जो टर्म है ये सॉइल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 80, विच इज़ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। यहाँ पे 4 इकोसिस्टम दिया हुआ है, माउंटेन, डिजर्ट, फॉरेस्ट एंड ओशन। विच वन इज़ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम यहाँ पे पूछा है। माउंटेन जो होता है वहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह ये सब चीज़ें होती रहती हैं, तो ये स्टेबल इकोसिस्टम नहीं होता है। डिज़र्ट भी ऐसे ही है, डिज़र्ट में तो आपको पता है चेंजेस आते रहते हैं, तो वो भी स्टेबल इकोसिस्टम नहीं है। फॉरेस्ट भी वैसे स्टेबल एक इकोसिस्टम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्टेबल इकोसिस्टम है हमारा वो ओशन है, क्योंकि ये ओशन जो है कंटिन्यूअस है, आपको पता है, और ये बहुत लंबे टाइम तक क्या होता है, लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए ये अनचेंज रहते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो इसीलिए ओशन होगा आपका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपने देखा ये सारे टर्म्स हैं, आप सारे चीज़ का हायरार्की पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीज़ें इजी टर्म हैं, यहाँ पे डेफिनेशंस वगैरह आप एक बार समझेंगे, आपने एक बार भी पढ़ा होगा तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलता हूँ मैं। आप ये वीडियो देख रहे थे आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्यूचर में मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ आपके पास पहुँचता है सीधे उसका नोटिफिकेशन। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरे पुराने वीडियोस के लिंक हैं, वो भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मिलूँगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलता हूँ मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।